अबे तूने इस पकोड़े में क्या मिलाया है? मेरी तबीयत खराब हो रही है, पेट में दर्द से बुरा हाल है। राजू अपनी रेहड़ी पर खड़ा चारों तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसे विश्वास था कि कोई न कोई ग्राहक जरूर आएगा जो उसके गर्मा गर्म पकौड़ों और चाट का स्वाद चखेगा। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी उसकी रेहड़ी पर कोई नहीं आया। राजू गरीब था। वो रोज बाजार में अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाकर स्वादिष्ट पकौड़े और चाट बेचता था और उसी से अपने घर का गुजारा करता था। हमेशा की तरह आज भी वो सुबह से ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। राजू ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, आज तो मौसम कितना अच्छा हो गया है। ऐसे मौसम में तो लोगों को गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन जरूर करेगा, लेकिन पता नहीं कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। वो उदास होकर सोच ही रहा था कि तभी मोहल्ले के कुछ लोग उसकी रेहड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर राजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आइए भैया, बताइए पकौड़े में तीखा हल्का रखना है या थोड़ा तेज? अरे राजू भैया, आप तो जानते ही हो मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, बस हल्का सा मसाला रखना। ठीक है भैया, हमेशा की तरह स्वादिष्ट पकौड़े बनाकर देता हूँ। राजू खुशी खुशी चूल्हा जलाने लगा। कड़ाही गर्म हुई। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और बिजली जोर जोर से कड़कड़ाने लगी। इतने में एक ग्राहक बोला, अरे नहीं नहीं भाई, मेरे लिए पकौड़े मत बनाना, मैं तो सामने शान शहर जाकर खाऊंगा। इस बारिश में यहाँ रेहड़ी के पास खड़े होकर कौन खाएगा? लेकिन मोहन के रेस्तरां में कितने महंगे पकौड़े देता है, और सच कहूं तो उसके हाथों में स्वाद भी नहीं है जो राजू भैया के पकौड़ों में है। स्वाद अपनी जगह है भाई, लेकिन मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगा। कम से कम आराम से बैठकर रेस्तरां में बारिश का मजा लेते हुए गर्मा गर्म पकौड़े तो खाऊंगा। सच कहूं तो इस बारिश में मैं भी यहाँ अकेला खड़ा होकर नहीं खाना चाहता। मैं भी तुम लोगों के साथ रेस्तरां पर ही चलता हूँ। ये सुनते ही राजू का चेहरा उतर गया। उसने कहा, अरे भैया, बेसन और मसाला तो तैयार हो गया, बस 2 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर देता हूँ। ये पकौड़ा किसी और ग्राहक को दे देना, हम लोग रेस्तरां पर जा रहे हैं। इतना कहकर सभी ग्राहक सामने वाले शान शहर रेस्तरां पर चले गए। राजू चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में जो उम्मीद की छोटी सी किरण जगी थी, वो पल भर में बुझ गई। जिस जगह राजू अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाता था, ठीक सामने मोहन का रेस्तरां था। वहाँ खाने के दाम ज्यादा थे और स्वाद भी साधारण था, लेकिन बारिश और खराब मौसम की वजह से लोग आराम देखकर उसी रेस्तरां की तरफ जा रहे थे। मोहन अपने रेस्तरां पर बढ़ती भीड़ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। बाजार में सभी रेहड़ी वाले अपना सामान समेटने लगे, लेकिन राजू शांत खड़ा था। अरे राजू, तुम अभी तक अपना सामान नहीं समेट रहे क्या? तुम्हें घर नहीं जाना? भाई, आज सुबह से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वो भी उम्मीद लगाए बैठी होगी। सोच रहा हूँ थोड़ी देर और रुक जाऊं, शायद कोई ग्राहक आ ही जाए। भैया राजू, मौसम बहुत खराब है। ऐसे मौसम में भला तुम्हारे पकौड़े खरीदने कौन बाहर निकलेगा? सामने मोहन का रेस्तरां भी है, लोग वहीं चले जाएंगे। तुम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ भाई, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ, फिर मैं भी चला जाऊंगा। धीरे धीरे सभी रेहड़ी वाले अपना सामान समेटकर वहां से चले गए। अब कोहरे और बारिश के बीच पूरे चौराहे पर केवल राजू की रेहड़ी बची थी। तेज हवाएं चलने लगी थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थी। राजू अपनी रेहड़ी को बचाने के लिए पास के एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। राजू थक चुका था। उसने उदास होकर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, लगता है आज किस्मत में कमाई लिखी ही नहीं है। अब समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। राजू अपना सामान समेट ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग औरत बारिश में भीगते हुए उसके पास आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अम्मा जी,
तेज बारिश आने वाली है, इसीलिए मैंने सब सामान पैक कर लिया था। लेकिन आपके लिए मैं फिर से चूल्हा जला लेता हूँ। बताइए कितने पकौड़े बनाऊं? बेटा भूख तो बहुत जोर की लगी है, 4-5 पकौड़े खा सकती हूँ। ठीक है अम्मा जी, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े बना कर देता हूँ। कम मसाले वाले बनाऊं ना? लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक दहला भी नहीं है। अम्मा जी, आप पैसों की चिंता क्यों करती हैं? भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकौड़े बनाकर लाता हूँ। राजू ने ठंडी हवाओं के बीच कड़ाही गर्म की और फिर शुद्ध देसी घी में सुनहरे पकौड़े तलने लगा। ऊपर से उसने चाट मसाला और इमली की चटनी डाली। गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू दूर तक फैल गई। राजू उन पकौड़ों को उस बेसहारा बुजुर्ग औरत को देने लगा। अम्मा जी लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े खा लीजिए। ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। आज के जमाने में भला कौन बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है? अम्मा जी, मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी हो तो उसमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वो बुजुर्ग औरत राजू को ढेर सारी दुआएं देने लगी। राजू ने आसमान की तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरी। अब तक उसे समझ आ चुका था कि आज उसकी किस्मत में कमाई नहीं लिखी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। बारिश तेज हो चुकी थी। राजू अपनी भीगी हुई रेहड़ी को धक्का देता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गीता उसके पास आई। अजी, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? गीता, आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। ग्राहकों का इंतजार करता रहा। लोग मेरी रेहड़ी तक आए, लेकिन किसी ने पकौड़े नहीं खाए। अब सीधे मोहन के रेस्तरां पर चले गए। उसकी माँ शांति देवी ने कहा, अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? मोहल्ले वालों को तो तेरे हाथ के बने देसी घी और मसालों वाले पकौड़े बहुत पसंद है। फिर आज सब मोहन के रेस्तरां पर क्यों चले गए? माँ, मेरी तो बस एक छोटी सी रेहड़ी है और मोहन का बड़ा रेस्तरां। वहां कुर्सियां हैं, छत है, लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब मॉनसून शुरू हो गया है। बारिश में कौन मेरी खुली रेहड़ी पर खाना खाएगा? मुझे नहीं लगता कि अच्छी कमाई हो पाएगी। बेटा, इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तू अपनी जान लगाकर मेहनत करता है, बाकी जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मैंने सोचा था कि इस मॉनसून में चौपाल पर एक छोटी सी पक्की दुकान ले लूंगा और अपना व्यापार बढ़ाऊंगा, लेकिन लगता है इस साल भी यही रेहड़ी धकेलनी पड़ेगी। राजू परेशान था। मॉनसून का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार बारिश की वजह से उसकी रेहड़ी पर ग्राहक बहुत कम आने लगे थे। उसे चिंता सताने लगी थी कि आखिरकार वो अपनी पत्नी और माँ का ख्याल कैसे रखेगा। अगली सुबह राजू फिर एक नई उम्मीद के साथ उठा। अपनी रेहड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर उसने अपनी रेहड़ी लगाई और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 ग्राहक उसकी रेहड़ी के पास आए। राजू भैया, गरम गरम और चटपटे पकौड़े लगा दीजिए, और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा देना। आपकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। बस 5 मिनट दीजिए। राजू तुरंत काम में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने घी में तले हुए गर्मा गर्म पकौड़े चटनी के साथ ग्राहकों को परोस दिए। उसी समय शहर से आए 2 अमीर आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने महंगे सूट बूट पहन रखे थे। उन्हें देखकर पास में रेस्तरां चलाने वाला मोहन जोर से आवाज लगाने लगा। अरे भाई साहब, इस छोटी सी रेहड़ी पर खड़े होकर पकौड़े खाना आपको शोभा नहीं देता। आइए मेरे शान शहर रेस्तरां पर, आराम से बैठकर बढ़िया खाना मिलेगा। भाई, जब आपके रेस्तरां पर ग्राहक आते हैं तब मैं उन्हें अपनी रेहड़ी पर नहीं बुलाता। फिर आप मेरे ग्राहकों को क्यों बुला रहे हो? अरे राजू, ये शहर के बड़े लोग हैं। अगर तेरी रेहड़ी के पकौड़े खाएंगे तो हमारे मोहल्ले का नाम खराब होगा। इन्हें मेरे रेस्तरां पर आने दो। मोहन भाई, ग्राहक को रोकने वाले ना आप और ना मैं। ये उनकी अपनी मर्जी है कि उन्हें कहाँ खाना पसंद है। शहरी व्यक्ति बोला, मेरी नाक दूर से ही खाने की खुशबू पहचान लेती है। तुम्हारे पकौड़ों की खुशबू ही बता रही है कि स्वाद भी लाजवाब होगा। 4 पकौड़े मेरे लिए और 4 मेरे दोस्त के लिए। जल्दी से बना दो,
ये सुनकर राजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में राजू ने गर्मा गर्म पकौड़े चटनी और रायते के साथ उन दोनों के सामने परोस दिए। वाह भैया, ये पकौड़े तो कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए। एक बार और खिलाइए और कुछ घर के लिए भी पैक कर दीजिए। धन्यवाद साहब, लेकिन असली स्वाद मेरे हाथों में नहीं, हमारी ईमानदारी में है। इन पकौड़ों में जो मसाले पड़ते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से सब तैयार करती हैं। हम खाने में कभी भी मिलावट नहीं करते। बस इसी ईमानदारी और मेहनत को कभी मत छोड़ना। याद रखना, मेहनत और सच्चाई इंसान को एक दिन बहुत ऊंचा जरूर ले जाती है। अच्छा, कितने पैसे हुए? साहब, पूरे 200 रुपए हुए। वो शहरी व्यक्ति जैसे ही जेब से अपना वॉलेट निकालने लगा, उसका चेहरा अचानक उतर गया। अरे ये है क्या? भैया माफ करना, लगता है मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है। मेरे पास तो अभी पैसे देने के लिए नहीं है और मैंने बिना सोचे समझे इतने पकौड़े खा लिए। कोई बात नहीं साहब, जब दोबारा इस मोहल्ले में आना हो तब दे देना। वो अमीर व्यक्ति राजू को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद फिर एक बरसाती शाम आई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली जोर जोर से चमक रही थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। राजू अपनी रेहड़ी के पास खड़ा सोच रहा था कि शायद आज भी कमाई नहीं होगी। तभी दूर से एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही शहरी व्यक्ति उतरा। उस दिन आपने एक अनजान मुसाफिर पर भरोसा किया था। बिना पैसे लिए उसे पेट भर खाना खिलाया था। आज मैं सिर्फ आपके पैसे लौटाने नहीं आया। आज आपके पास जितने भी पकौड़े बनाने की सामग्री है, सबके पकौड़े बना दीजिए। मुझे सारे पकौड़े चाहिए। ये सुनते ही राजू की आंखें चमक उठी, जिसे आज पूरे दिन एक ग्राहक की उम्मीद नहीं थी। उसकी सारी मेहनत एक ही पल में सफल होती दिखाई दे। लेकिन पास में ही अपने रेस्तरां पर बैठा मोहन ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। राजू की तो किस्मत खुल गई। अब शहरी लोग भी इसके पकौड़ों की तारीफ करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये बड़ा रेस्तरां खोल लेगा और लोग मेरे रेस्तरां पर आना बंद कर देंगे। रामू रामू, जरा इधर आ। मोहन अपने रेस्तरां पर काम करने वाले रामू को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, अभी के अभी राजू की रेहड़ी पर जाओ और ऐसा हंगामा करो कि वो शहरी आदमी यहाँ से चला जाए और दोबारा कभी राजू की रेहड़ी की तरफ देखने भी ना आए। ये काम आप मुझसे नहीं, मालिक, किसी और से करवाना चाहिए। अगर राजू ने मुझे पहचान लिया तो वो सबको सच बता देगा। तेरी बात में दम तो है। चल ठीक है, ये काम किसी और से करवाता हूँ। दरअसल मोहन अंदर ही अंदर जल रहा था। अब तक बाजार में सबसे ज्यादा ग्राहक उसी के रेस्तरां पर आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोग राजू के स्वादिष्ट पकौड़ों की तारीफ करने लगे थे। शहर से आए लोग भी उसके पकौड़ों की खूब प्रशंसा कर रहे थे। ये सब देखकर मोहन के मन में ईर्ष्या भर गई थी। एक दिन उसने अपनी जलन में आकर एक भारे के अडाप्टेशन को राजू की रेहड़ी पर भेज दिया। राजू हमेशा की तरह मुस्कुराया। उसने साफ हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े बनाए और मोहन के भेजे हुए आदमी को पकौड़े खाने को दिए। कुछ ही देर बाद अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ये कैसे पकौड़े बनाए तुमने? बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। इन्हें खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। लगता है तुम गंदगी से खाना बनाते हो और मसाले भी नकली इस्तेमाल करते हो। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मैं बहुत साफ सफाई से खाना बनाता हूँ। देखिए, मेरी रेहड़ी बिल्कुल साफ है और मसाले तो मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से घर में तैयार करती हैं। उनमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं होती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जरूर तुम्हारे पकौड़ों में मिलावट है, तभी तो मेरी तबीयत खराब हो गई है। अरे मोहल्ले वालों, इसके पकौड़े मत खाना, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। मोहन भी वहाँ आ गया और बोला, राजू भाई, 2 पैसे ज्यादा कमाने लगे तो तुमने बेईमानी शुरू कर दी। मसालों में भी मिलावट करने लगे। मोहल्ले वाले तुम पर भरोसा करके खाना खाते हैं और तुम उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। मोहन भाई, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा।
मेरे पकौड़ों में रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। मैं हमेशा साफ सफाई और ईमानदारी का ध्यान रखता हूँ। लेकिन मोहन और उसका भेजा हुआ आदमी लगातार हंगामा करते रहे। उनकी बातें सुनकर ग्राहक आपस में बातें करने लगे। धीरे धीरे सभी ग्राहक वहां से हटने लगे। राजू बार बार लोगों को समझाता रहा, लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर झूठा आरोप लगता देखकर राजू का दिल टूट गया। शाम को उदास होकर वो घर लौटता है। उसकी माँ शांति देवी ने कहा, अरे बेटा, तू मोहल्ले वालों की बातों की इतनी चिंता क्यों करता है? वो शहरी बाबू, क्या नाम है उसका, विजय, वो तो हर हफ्ते तेरी रेहड़ी से सारे पकौड़े खरीद कर ले जाता है। इस मॉनसून में उसी के भरोसे हमारा गुजरा हो जाएगा। माँ, मेरे पकौड़ों में मिलावट की बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी है। आपको क्या लगता है, जब विजय बाबू ये सब सुनेंगे तो वो मेरे पकौड़े खरीदेंगे? नहीं माँ, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। बेटा, सच कभी छुपता नहीं। हमने कोई बेईमानी नहीं की। हमारे मसाले शुद्ध हैं। एक दिन मोहल्ले वालों को ये बात जरूर समझ आएगी कि तूने कभी कोई बेईमानी नहीं की। तू ईमानदार है। गीता और शांति देवी राजू को हिम्मत देती रहीं। अगले दिन राजू फिर एक नई उम्मीद और हल्की सी मुस्कान के साथ बाजार में अपनी रेहड़ी लगाता है। वो ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी मोहन ताना मारते हुए कहता है, अब यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारने से कोई फायदा नहीं है राजू। तेरे पास अब कोई ग्राहक नहीं आने वाला। राजू चुपचाप उदास होकर बैठ जाता है, जबकि मोहन मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। कुछ ही देर बाद अचानक एक चमचमाती महंगी कार आकर राजू की रेहड़ी के सामने रुकती है। कार से वही अमीर शहरी व्यक्ति विजय उतरता है। राजू तुरंत खड़ा हो जाता है। साहब, आप मोहल्ले वालों की बात पर विश्वास मत कीजिए। मेरे मसाले बिल्कुल शुद्ध हैं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे पकौड़ों में कोई मिलावट नहीं है। एक बार फिर से खाकर देखिए, ये सब झूठी अफवाह है। राजू, मैं किसी की बातों में आने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे पकौड़े सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम्हारे हाथों में अलग ही स्वाद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई पसंद आई। इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। साहब, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरे साथ कैसा काम करना चाहते हैं? मैं बहुत समय से अपना व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहा था। हाईवे पर मेरी एक जमीन पड़ी है। हम वहां एक ढाबा रेस्तरां खोलेंगे, खासतौर पर पकौड़े और अदरक वाली कड़क चाय का। पैसा और जमीन मेरी होगी और स्वादिष्ट पकौड़े तुम बना कर दोगे। राजू ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। मैं कहती थी पर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। माँ, हम हमेशा उसी भरोसे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे जैसा अब तक करते आए हैं। कभी खाने में मिलावट नहीं करेंगे और हमेशा प्यार से लोगों को खिलाएंगे, क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उसमें इंसान का प्यार और मेहनत भी होती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और हाईवे पर राजू के पकौड़े और चाय वाले रेस्तरां की बहुत मशहूर हो गया। उसके अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। राजू को उसकी अच्छाई और ईमानदारी का फल मिल रहा था। वो अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मोहन के रेस्तरां की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो दिन भर खाली बैठा मक्खियां मारता रहता था। अब तो ग्राहकों ने आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कोई मुझसे कुछ खरीदने ही नहीं आता। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसे बोला, मोहन, ये सब उसी का परिणाम है जो तुमने राजू के साथ किया था। तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी की थी। राजू के पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि दूर दूर से खाने आते हैं सभी लोग, और तुम्हारे रेस्तरां की तरफ कोई देखता भी नहीं है। उसे उसकी सच्चाई और मेहनत का फल मिल रहा है। मोहल्ले वालों को भी सच पता चल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि राजू के पकौड़ों में कभी कोई मिलावट नहीं थी। वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। असली मिलावट और बेईमानी तो मोहन करता था। मोहल्ले वालों ने भी मोहन को उसकी गलतियों की सजा दे दी थी। अब कोई उसे कुछ नहीं खरीदता था। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन वो राजू के पास गया।
राजू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बदनाम किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ। लेकिन अब समझ आया कि बुराई का परिणाम हमेशा बुरा होता है और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा मिलता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पूरा विश्वास था एक दिन मोहल्ले वालों को मेरी ईमानदारी और सच्चाई जरूर पता चलेगी। और मुझे यह देखकर भी अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुमने तो मेहनत और ईमानदारी से इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से सड़क पर आ गया हूँ। अब कोई काम धंधा भी मतलब चाह। घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। मोहन, दुखी मत हो। अब मेरा काफी काम बढ़ गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे अपने यहाँ काम पर रख रहे हो। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है, बस यही काफी है। ज्यादा मत सोचो और कल से काम पर आ जाओ। राजू की ये बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन के बाद मोहन ने भी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। राजू की अच्छाई और सच्चाई ने एक बुरे इंसान की जिंदगी बदल दी। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है।